बच्चों, आज हम पावर सिस्टम थर्ड विषय के अंतर्गत पावर फैक्टर चैप्टर जो चल रहा है, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के बारे में चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 4, उसका 4.3 टॉपिक पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर। वैसे इसमें जो हाई पावर फैक्टर के एडवांटेज हैं उसको भी आप इसी के रिवर्स रूप में भी लिख सकते हैं, यानी जो लो पावर फैक्टर के डिसएडवांटेज हैं वो हाई पावर फैक्टर के एडवांटेजेस बन जाएंगे। हालांकि इसमें टॉपिक अलग अलग लिखे हुए हैं तो भले ही उसको भी वापस से पढ़ लेंगे, लेकिन अभी आप इसको समझें तो पहले हमने इफ़ेक्ट ऑफ लो पावर फैक्टर पढ़ा था, उसी से मिलता जुलता डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर है, यानी उससे क्या क्या हानियाँ हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पावर फैक्टर अगर कम होता है तो उससे हानियाँ ही होती हैं, कोई लाभ इससे नहीं होता। लाभ के लिए तो पावर फैक्टर हाई होना चाहिए। तो डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर हम या कम शक्ति गुणांक से हानियाँ इस विषय को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमने एक बहुत ही बेसिक फार्मूला पढ़ रखा है, P = VI cos phi, ये सिंगल फेस के लिए, और P = √3 VL IL cos phi, ये 3 फेस के लिए। दोनों ही स्थितियों में यदि हम करंट का मान निकालें तो सिंगल फेस के लिए करंट का मान P/V cos phi होता है, और 3 फेस के लिए IL जो लोड लाइन करंट है, लाइन करंट का मान P/√3 VL cos phi होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट या लाइन करंट जो है वो cos phi के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्यतिक्रमानुपाती होती है। क्योंकि इसमें मान लीजिए आप ये मान के चलें कि पावर और वोल्टेज तो फिक्स है, लोड हमारे पास कितना है वो वाट किलोवाट के अंदर फिक्स है, वोल्टेज फिक्स है, तो ऐसी स्थिति में धारा जो होगी, जो लाइन करंट होगी, वो लाइन करंट cos phi के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल या व्यतिक्रमानुपाती होती है। तो जैसे जैसे cos phi का मान कम होगा वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता जाएगा। अगर आपसे हाई पावर फैक्टर के एडवांटेज पूछें तो इसको आप इसी चीज़ को आप रिवर्स वे में बता सकते हैं कि अगर पावर फैक्टर ज़्यादा होगा तो करंट का मान कम होगा। तो अभी हम खैर डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेज में अगर पावर फैक्टर कम है तो उसमें करंट का मान अधिक होगा। तो ये सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका हो गया कि धारा का मान हमेशा बढ़ जाता है। अब धारा के मान के बढ़ने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उनको भी हम एक एक करके देख लेंगे। इसी तरीके से जो उपकरण हैं, जैसे ट्रांसफार्मर है, अल्टरनेटर है, ट्रांसमिशन लाइंस हैं, इनकी रेटिंग भी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि आपको पता होगा कि KVA = KW cos phi, ये सूत्र होता है, या KW = KVA cos phi के आप किसी भी रूप में इसको याद रख लें। तो KVA = KW cos phi। तो अगर KW निश्चित है, लोड इसमें निश्चित है, तो ऐसी स्थिति में KVA रेटिंग जो होगी वो भी cos phi के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर पावर फैक्टर कम है, cos phi का मान कम है, तो इसमें KVA का मान उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा। तो अगर मान लीजिए cos phi कम है तो आपको ट्रांसफार्मर की रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी, अल्टरनेटर की रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी, जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनकी रेटिंग भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और जो लॉसेस हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, यानी रनिंग खर्चे भी बढ़ जाते हैं और कैपिटल कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इसको तीसरा डिसएडवांटेज हम इन्हीं चीज़ों से निकाल सकते हैं कि चालक के आकार में वृद्धि होती है। चालक के आकार में वृद्धि इस प्रकार से होती है कि जब करंट का मान, पावर फैक्टर कम होगा तो करंट का मान बढ़ेगा, ये हमने अभी देखा था। तो करंट का मान बढ़ने से जो कंडक्टर हम यूज़ कर रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब कंडक्टर चाहे कहीं भी यूज़ हो रहा हो, चाहे अल्टरनेटर में यूज़ हो रहा हो,
या ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ हो रहा हो, ट्रांसफार्मर में यूज़ हो रहा हो, कहीं भी जो कंडक्टर यूज़ हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाने से उसका आकार बढ़ जाएगा, आकार बढ़ने से उसके कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, उसके इंस्टॉलेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसका वज़न ज़्यादा हो जाएगा, और उसके साथ साथ उसके जो इसमें खर्चे हो रहे हैं, कैपिटल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट दोनों में वृद्धि हो जाएगी। तो इसका अनुप्रस्थ आकार का क्षेत्रफल खासतौर से ट्रांसमिशन लाइंस के केस में बढ़ने से जो लाइंस होंगी उन लाइंस के क्रॉस आर्म के ऊपर वज़न ज़्यादा आ जाएगा, उसके इंसुलेटर्स के ऊपर वज़न ज़्यादा आ जाएगा। तो उसी के अनुसार हमें इसकी क्रॉस आर्म, इसके इंसुलेटर, इसका सपोर्ट सिस्टम उनको डिज़ाइन करना पड़ेगा। साथ ही साथ जब वज़न ज़्यादा होगा तो दोनों पोल्स के बीच में गैप भी हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में सैग भी बढ़ जाएगा। वज़न ज़्यादा होगा तो सैग भी बढ़ेगा। सैग को कम करने के लिए दोनों पोल्स के बीच का अंतर जो है, दूरी जो है, उस दूरी को कम करना पड़ेगा। तो ये एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ने की स्थिति आती है जब भी पावर फैक्टर कम होता है। अब रनिंग खर्चों में भी फ़र्क पड़ता है, जैसे कॉपर लॉसेस बढ़ जाते हैं। अभी हमने देखा अगर पावर फैक्टर कम है तो करंट का मान बढ़ जाएगा। करंट का मान बढ़ने से I²R लॉसेस जो होते हैं, अब सभी जगह, चाहे अल्टरनेटर हो, ट्रांसमिशन लाइंस हो, ट्रांसफार्मर हो, इंडक्शन मोड, जो भी इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, उन सभी के अंदर I²R लॉसेस बढ़ जाएंगे। इन लॉसेस के बढ़ जाने से ओवरऑल इफ़िशियंसी जो है वो इसकी पुअर हो जाएगी, और साथ ही साथ जो हीटिंग इफ़ेक्ट है वो हीटिंग इफ़ेक्ट भी बढ़ जाएगा। तो विशिष्ट परिस्थितियों में आग लगने की संभावना भी हो सकती है। ट्रांसफार्मर वगैरह में आपने अनुभव किया होगा, गर्मियों में ख़ास तौर से पावर फैक्टर अगर कम होगा तो सिर्फ उससे भी आग लगने की संभावना हो सकती है। अगर ट्रांसफार्मर वैसे ही फुल लोड पे चल रहा है और पावर फैक्टर कम हो गया तो उसमें करंट और ज़्यादा हो जाएगी, उसमें लॉसेज और ज़्यादा हो जाएंगे। तो इससे विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। यही करंट बढ़ने से एक और डिसएडवांटेज होता है कि वोल्टेज का नियमन या वोल्टेज रेगुलेशन वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब कॉस फाई कम होगा तो करंट का मान ज़्यादा होगा, करंट का मान ज़्यादा होगा तो I/Z जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप अगर बढ़ गया तो ऐसी स्थिति में रेगुलेशन भी बढ़ जाएगा, तो वो बहुत ख़राब स्थिति होती है। यानी हम सेंडिंग एंड से पूरा वोल्टेज भेजते हैं, फिर भी रिसीविंग एंड के ऊपर वोल्टेज हमें कम मिलता है। तो जो रिसीविंग एंड पे लोग हैं उनको कम वोल्टेज से काम चलाना पड़ता है, उससे उनके जो भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, चाहे AC लगा है, फ्रिज लगा है, सभी के परफॉर्मेंस पे बुरा प्रभाव पड़ता है और उसके लॉसेस भी बढ़ते हैं और कई बार उनके ऑपरेशन में भी समस्या आती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसका रेगुलेशन बढ़ जाता है। और अगर हमें इसी चीज़ों को अगर हम रिवर्स में कहते हैं कि अगर पावर फैक्टर को हम इम्प्रूव कर देंगे तो ये सभी चीज़ें एक एक करके इम्प्रूव होती जाएंगी। तो दोनों चीज़ें, मतलब पावर फैक्टर कम होने के लॉस डिसएडवांटेज लिखें या पावर फैक्टर ज़्यादा होने के एडवांटेज लिखें, वो एक सी बात है, लेकिन अपने इसमें टॉपिक अलग अलग दे रखे हैं तो उनको अपन इन्हीं चीज़ों को वापस से भी पढ़ लेंगे। उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फ़र्क होता है। और इसको अगर आप एग्ज़ाम में भी लिख के आएंगे इसी तरीके से अगर आप लिखेंगे तो इसमें मतलब कोई नंबर कटने की कम संभावना होती है कि आप सही प्रकार से समझा देंगे। एक और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि ओवरऑल सिस्टम की वहन क्षमता यानी हैंडलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अब किसी भी सिस्टम में अल्टरनेटर होगा, उसके बाद ट्रांसमिशन लाइंस होंगी, बस बार्स होंगी, ट्रांसफार्मर्स होंगे, ये सब, उसके अलावा सर्किट ब्रेकर्स होंगे, रिलेज होंगे, ये सभी जो है एक सिस्टम को क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है इस प्रकार से बनता है।
जब पावर फैक्टर कम होगा तो ऐसी स्थिति में करंट का मान अधिक हो जाएगा। करंट का मान अधिक होने से जो अभी हमने पढ़ा ट्रांसमिशन लाइंस की कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो इस ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कम हो जाएगी, अल्टरनेटर की कैपेसिटी कम हो जाएगी। उसके साथ साथ जो सर्किट ब्रेकर हैं, सर्किट ब्रेकर भी अपने को ज़्यादा कैपेसिटी के लगाने पड़ेंगे। जब जो सर्किट ब्रेकर की जो के अंदर जो बहने वाली धारा है, धारा ही बढ़ जाएगी, रिलेज में बहने वाली धारा बढ़ जाएगी, तो रिलेज की सेटिंग ही बदलनी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के कारण पूरे सिस्टम के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, जब अक्रियाशील शक्ति या अक्रियाशील धारा यानी आई साइन फाई, या हम इसको वी आई साइन फाई भी लिख सकते हैं, जो अक्रियाशील हिस्सा है इसका, जो वॉटलेस पावर है, वो अगर एक सीमा से अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ब्लैकआउट की स्थितियां भी आ सकती हैं। जैसे बीच बीच में अलग अलग देशों में ब्लैकआउट्स होते रहते हैं, ग्रिड फेलियर की स्थिति भी आ जाती है जब रिएक्टिव पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो एक्सट्रीम स्टेप हो गया, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने का एक सबसे सही तरीका यही है कि सभी स्टेजेस के ऊपर पावर फैक्टर को मेंटेन किया जाए, पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जाए। इसीलिए सरकार या डिस्कॉम्स ये एम्फसाइज करते हैं, इस बात के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो अपना पावर फैक्टर मेंटेन रखें। पावर फैक्टर, हालांकि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर ऐसी बाध्यता नहीं होती, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि घरेलू वायरिंग के अंदर भी यदि हम हमारा पावर फैक्टर मेंटेन रखेंगे तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सारे एडवांटेज होंगे। डायरेक्ट बिल में एडवांटेज नहीं होगा, लेकिन अगर हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके रखेंगे, अच्छा पावर फैक्टर रखेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन से जो घर के अंदर जो वायरिंग का रखी है, उस वायरिंग के अंदर धारा का मान कम हो जाएगा। धारा का मान कम होने से उसके लॉसेस कम हो जाएंगे। हर एंड के ऊपर वोल्टेज रेगुलेशन इम्प्रूव हो जाएगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन इम्प्रूव होने से जो हमारे डिफरेंट अप्लायंसेज हैं उन तक पूरा वोल्टेज पहुंचने लगेगा। पूरा वोल्टेज पहुंचने से उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसके जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर सरकार की इतनी बाध्यता मीटर में नहीं, मीटर के हिसाब से बिल में नहीं होती, लेकिन वैसे अगर वो अपना पावर फैक्टर मेंटेन करें तो उनको इससे लाभ ही होगा, कोई हानि इससे होने वाली नहीं है। लेकिन जो बड़े कंज्यूमर्स हैं, जो एसटी कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए अपना पावर फैक्टर मेंटेन करना आवश्यक होता है। अगर वो एक सीमा जो भी डिस्कॉम ने तय कर रखी है उस सीमा से अधिक पावर फैक्टर रखते हैं, यानी मान लीजिए 0.95 डिस्कॉम ने सीमा रख रखी है और वो अपना पावर फैक्टर 0.97 रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको इंसेंटिव मिलता है। और अगर मान लीजिए उससे पावर फैक्टर वो पुअर रखते हैं, जैसे मान लीजिए 0.95 ही रख रखा है, वो 0.9 ही छोड़ देते हैं, पूरे महीने का औसत की बात हो रही है, तो पूरे महीने का औसत अगर उनका 0.9 ही रह जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर पेनल्टीज़ लगती हैं। तो डिस्कॉम भी इस बात को, क्योंकि उससे सभी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जो आसपास के लोगों के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, डिस्कॉम के भी ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस, लाइंस की परफॉर्मेंस, अल्टरनेटर की परफॉर्मेंस, सभी चीज़ों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये आज हमने इस चीज़ को देखा कि पावर फैक्टर कम होने से क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। आपने देखा कि इस पावर फैक्टर कम होने से एडवांटेज कुछ भी नहीं होता। एडवांटेज के नाम पे आप ये कह सकते हो कि जो पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा बस बच गया, लेकिन उस खर्चे को, ये तो उसी तरीके से है कि जैसे कोई आदमी बीमार है और वो दवाई नहीं ले रहा तो उसके दवाई के पैसे बच गए बस, लेकिन वो उससे उसको जो बीमारी के कारण जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान उसका लगातार होता रहेगा। तो जैसे बीमारी में दवाई लेना ज़रूरी है, वैसे ही पावर फैक्टर को मेंटेन करना सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और कुछ
जो HT कंज्यूमर्स हैं उनके लिए अनिवार्य भी है। तो आज हमने लो पावर फैक्टर के डिसएडवांटेज पढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।